हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका सोनी और आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में, यानी भरण पोषण के बारे में। द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक नाउ इन अ डेज और सिंस मैनी इयर्स। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, उसी दौरान जब वो साथ नहीं रहते हैं, तो वाइफ अपने हस्बैंड से और सर्टेन केसेस में हस्बैंड अपने वाइफ से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है मंथली अलाउंस से या फिर एलिमनी से। इसी रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट या लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं, जिसका नाम है रजनीश वर्सेस नेहा। ये केस मेंटेनेंस के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने लीगल प्रोसीडिंग्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने के लिए और हस्बैंड और वाइफ दोनों के बेनिफिट के लिए और सोशल जस्टिस फॉर एवरीवन इस मोटो को जस्टिफाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कौन से लॉज में कौन से ऐसे कानून हैं जिसमें भरण पोषण की डिमांड की जा सकती है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जिसमें पहला है सेक्शन 125 सीआरपीसी में, जो अब बदल के सेक्शन 144 बीएनएसएस हो गया है। दूसरा है सेक्शन 24 सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, और सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, और सेक्शन 18 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, और लास्ट में है सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 डी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। वाइफ अपने हस्बैंड से कर सकती है, विच इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन एंड वेरी हाइप्ड टॉपिक नाउ इन अ डेज। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, यदि वाइफ फाइनेंशियली कैपेबल ज्यादा हो अपने हस्बैंड से, तो हस्बैंड अपने वाइफ से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। दूसरे केसेस देखते हैं जहां पे मेंटेनेंस की डिमांड की जा सकती है। पेरेंट्स अपने बेटे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं यदि वे कैपेबल नहीं है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। माइनर चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, वो अपने फादर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। या फिर ऐसे एडल्ट बच्चे जो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है, वो भी अपने फादर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। और ऐसे माइनर और एडल्ट बच्चे जो फिजिकली एबल नहीं है, जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, वो अपने फादर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। और लास्ट में बेटी जो माइनर हो बट मैरिड हो, लेकिन उसके हस्बैंड के पास में मेंटेनेंस को देने के लिए कोई सोर्सेज नहीं है, तो ऐसी बेटी भी अपने फादर से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। अब हम इस केस के बारे में बात करते हैं, रजनीश वर्सेस नेहा का। इस केस में होता यह है कि वाइफ अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद में अपने हस्बैंड से किसी आपसी झगड़े या मतभेद की वजह से अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके चली आती है, और वहां वह अपने बेटे के बिहाफ पर एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करती है 125 सीआरपीसी में। इसका ऑर्डर फैमिली कोर्ट 2015 में देती है 15,000 पर मंथ, जिसमें 10,000 वाइफ के लिए होंगे और 5,000 बेटे के लिए। 2013 से 15 तक जो भी ड्यूज होते हैं वो हस्बैंड को पे करने का ऑर्डर करती है, और वो पे करने के बाद 10,000 पर मंथ का ऑर्डर करती है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो हस्बैंड है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करता है, जिसमें हाई कोर्ट इस अपील को डिसमिस कर देती है और फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को मेंटेन करती है और हस्बैंड को सारे पेमेंट को करने का ऑर्डर देती है। उसके बाद में हस्बैंड इस डिसमिसल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को मेंटेन रखती है और इतने लॉन्ग ओवरड्यू अमाउंट को पे करने का हस्बैंड को ऑर्डर देती है। इसमें 2 लाख रुपए इंटरिम मेंटेनेंस के और दूसरे 3 लाख रुपए जमा करवाने का 2019 में ऑर्डर करती है। हस्बैंड कुछ अमाउंट पे करता है और लेकिन फेल हो जाता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2019 तक हस्बैंड को 1,45,000 का अमाउंट पे करने का ऑर्डर करता है, लेकिन उसमें भी हस्बैंड फेल हो जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन देता है कि आप इस पेमेंट को दिसंबर महीने तक कर दीजिए। हस्बैंड उस अमाउंट को पे करता है और एक एफिडेविट पेश करता है कि वो आगे भी ऐसे पेमेंट्स करता रहेगा, लेकिन जुलाई 2020 में वो पेमेंट करना रोक देता है। समय समय पर कोर्ट हस्बैंड को ऐसे पेमेंट करने के डायरेक्शंस देती रहती है, और इसी बीच इस मैटर को मीडिएशन को रेफर कर देती है कि आप बात करके और आपसी सहमति से इस मैटर को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एरियर्स बहुत ज्यादा है और भुगतान करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। मीनवाइल मीडिएशन भी फेल हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड कोर्ट में पेश होता है। कोर्ट में पेश होने के बाद वो कोर्ट को ये कहता है कि उसके पास में पेमेंट करने का कोई सोर्स नहीं है, वो बेरोजगार है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसको पेमेंट करने के लिए अपने पेरेंट्स से लोन लेना पड़ रहा है।
इस बीच में वो अपने बच्चे को तो पे कर सकता है, लेकिन वाइफ को पे करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। इसी के जवाब में वाइफ कहती है कि 10,000 रुपए एक बच्चे को मेंटेन करने के लिए काफी नहीं है। जब ऑर्डर हुआ तब वो 2.5 साल का था, अभी वो 7.5 साल का हो गया है, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है। एक स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए इतने पैसे बहुत कम है, और उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो इस बच्चे को मेंटेन कर सके। और हस्बैंड ने ऑलरेडी पेमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से उसके स्कूल के भी पेमेंट नहीं हुए हैं। और हस्बैंड ने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, जो ये फैक्ट है वो कोर्ट से छुपा रहा है। और उसने उसका स्त्री धन भी रिटर्न नहीं किया है, और डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स में जो आदेश हुए हैं, जो ऑर्डर्स हुए हैं, उसका भी पालन नहीं कर रहा है। इन सारे कंटेंशन को सुनकर सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल ऑर्डर करती है। ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट नागपुर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन रखती है, जिसमें 15,000 रुपए वाइफ के लिए और 10,000 रुपए बच्चे के लिए ऑर्डर होता है, और इस अमाउंट को 12 वीक्स में पे करने का हस्बैंड को ऑर्डर करती है। और यदि वो फेल हो जाता है तो 128 सीआरपीसी की कार्रवाइयां उस पर की जाएगी, ये भी ऑर्डर करती है। क्योंकि इंटरम एप्लीकेशन की कार्रवाई को 7 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फैमिली कोर्ट को इस मैटर को 6 मंथ में निपटाने का आदेश देती है। ये जजमेंट का पार्ट 1 था। अब आता है पार्ट 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर सुप्रीम कोर्ट इशूड एंड डायरेक्टेड सम गाइडलाइंस फॉर मेंटेनेंस फॉर प्रोसीडिंग्स फॉर एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स फॉर द सेम। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने इस मैटर में ये गाइडलाइंस जारी की, जिसमें पहला है जुरिस्डिक्शन। जो भी कानून भरण पोषण के इशू को सॉल्व करते हैं, उनमें पर्सनल लॉस को छोड़कर वो सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होते हैं। और इन भरण पोषण के कानूनों का भरण पोषण देने का अपना एक उद्देश्य होता है, अपना एक पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू महिला हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भरण पोषण की डिमांड कर सकती है, और यदि डिवोर्स मैटर चल रहा हो तो उसमें भी कर सकती है, या फिर रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स के मैटर चल रहे हो तो उसमें भी वो डिमांड कर सकती है। इतने सारे एक्ट्स में भरण पोषण की डिमांड करते हैं, तो ऑब्वियस है कि एप्लीकेशंस भी अलग अलग लगानी पड़ेगी, जिसमें प्रोसीडिंग्स भी अलग अलग होंगी और ऑर्डर्स भी अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से हस्बैंड को काफी कॉन्फ्लिक्टेड ऑर्डर्स का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी की कि जब भी भरण पोषण का ऑर्डर होता है, तो बाद में जो प्रोसीडिंग्स आ रही है, उसमें भरण पोषण को ऑर्डर करने से पहले जो रिलेवेंट कोर्ट है वो पहले जो भरण पोषण हुआ है उसको कंसिडर करेगी, उसको ध्यान में रखेगी, और उसके बाद ही दूसरी प्रोसीडिंग्स में भरण पोषण का ऑर्डर करेगी। और वाइफ की ये ऑब्लिगेशन होगी कि उसको कोर्ट को ये बताना होगा कि उसको किस किस प्रोसीडिंग्स में कितना कितना भरण पोषण मिल रहा है। और फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट भी अंडर डायरेक्शन रहेंगे, और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में इन अमाउंट को सेट ऑफ करने की और एडजस्ट करने की जिम्मेदारी लोअर कोर्ट की रहेगी। दूसरा है पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। अब इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? इंटरिम मेंटेनेंस वह होता है जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती है, चाहे वो मैरिज की हो, सेपरेशन की हो, या फिर डिवोर्स की हो, तो उसमें एक टेम्पररी फाइनेंशियल सपोर्ट जो किसी भी स्पाउस के अप्लाई किए जाने पर कोर्ट ग्रांट कर सकती है। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 125 सीआरपीसी के थर्ड प्रोविजन में ये लिखा गया है कि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशंस को 6 मंथ के अंदर डिस्पोज करना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके मेन रीजंस होते हैं फैमिली कोर्ट पे एक्सट्रीम वर्कलोड होना, पार्टीज का बार बार एडजमेंट लिया जाना, प्लीडिंग कंप्लीट होने में टाइम लिया जाना, और जिसमें पार्टीज जो है अपने फैक्ट्स को पूरा पूरा बताती नहीं है, जिससे इस लॉज के ऑब्जेक्ट्स पूरे नहीं होते हैं। जैसे वाइफ होती है जो अपनी जरूरतों को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, वहीं हस्बैंड जो होता है वो अपने इनकम ऑफ सोर्सेज को छुपाता है। इसी वजह से लोअर कोर्ट को डिसीजंस लेने में, न्यूट्रल डिसीजंस लेने में टाइम लग जाता है, और इसी वजह से वाइफ को अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाती है। इनका डायरेक्शन देते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि फैमिली कोर्ट में लिटिगेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो फैमिली कोर्ट के इस लोड को ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट को हाई कोर्ट से कंसल्ट करके हर फैमिली कोर्ट में एक मैरिज काउंसलर को अपॉइंट किया जाए, जिससे वह इन मैटर को सॉल्व करने की या सेटल करने की कोशिश करेगा। और यदि फिर भी वो मैटर सॉल्व नहीं होते हैं, तो फैमिली कोर्ट उसमें डायरेक्ट मेरिट पे ऑर्डर कर सकेगी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कपल, चाहे वो सिविल यूनियन वाला हो, चाहे वो स्पाउसेस हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल हो, जब भी इंटरम एप्लीकेशन पेश करते हैं तो उनमें प्लीडिंग्स बहुत शॉर्ट होगी, और एक एफिडेविट होगा जो उनकी एसेट्स और लाइबिलिटी को शो करेगा। इन एफिडेविट का रिप्लाई 4 वीक्स के अंदर करना होगा, जिसमें मैक्सिमम 2 चांसेस दिए जाएंगे। यदि 2 मौके दिए जाने के बाद भी रिप्लाई फाइल नहीं किया जाता है, तो रिस्पोंडेंट का डिफेंस ऑफ कर दिया जाएगा, यानी उसको उसके बाद कोई रिप्लाई करने नहीं दिया जाएगा, और फैमिली को डायरेक्ट उस पर ऑर्डर दे सकती है। इतने सारे बढ़ते केसेस को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से एक रिपोर्ट सबमिट करने की रिक्वेस्ट की, जिसमें महानगर एरियाज, रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज भी आएंगे, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से उनके सुझाव मांगे गए, जिसमें एक जनरल गाइडलाइन उन एफिडेविट को लेके जारी की जाए, जिसमें कोर्ट को भरण पोषण की रकम को डिसाइड करने में आसानी हो।
उस एफिडेविट में कुछ पर्टिकुलर्स होंगे जिसमें जो डिपेंडेंट है जिसने एफिडेविट पेश किया है उसकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, उनकी मैरिज की डिटेल्स होंगी, उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स जो जो चल रही है उनकी डिटेल्स होंगी, उनके बच्चे कितने हैं ये डिटेल्स होंगी। उस डिपेंडेंट पे कोई डिपेंडेंट है, उनकी उनकी सारी डिटेल्स होंगी, उनकी एसेट्स क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है, उनकी मेडिकल कंडीशंस क्या है, उनकी जॉब क्या है, और भी बहुत सारी उनमें डिस्क्रिप्शंस पूरी पूरी तरह से होंगे। और कोर्ट टाइम टाइम पर उस एफिडेविट की जो पर्टिकुलर्स है उनको मॉडिफाई कर सकेगी। और एफिडेविट फाइल किए जाने की तारीख से 4 से 6 महीने के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करने का प्रयास किया जाएगा। अब आगे कोर्ट परमानेंट एलिमनी और पालिमनी को डिसाइड करने के लिए कुछ डायरेक्शंस देती है जिसमें पार्टीज की लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी इनकम, उनके खर्चे क्या है, उनके ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को पेश करना जरूरी होगा। ऐसी शादियों में जहां टाइम बहुत कम हुआ है वहां पूरी लाइफ के लिए एलिमनी दिया जाना जस्टिफाइड नहीं होगा। और किसी भी मैटर को डिसाइड करने में ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी पिंड। जहाँ कस्टडी बच्चों की वाइफ के पास है तो वहाँ पिता की फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी फैमिली सिचुएशन और फैमिली कस्टम्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। जहाँ बच्चों के फेवर में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया गया, कोई भी डिपॉजिट्स किए गए, चाहे वो पेरेंट्स के द्वारा हो चाहे वो ग्रांड पेरेंट्स के द्वारा हो, चाइल्ड सपोर्ट को फाइनलाइज करने के लिए उन इन्वेस्टमेंट को और डिपॉजिट्स को भी कंसिडर किया जाएगा। तीसरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी की कि भरण पोषण कितना दिया जाए, क्वांटम को कैसे डिसाइड किया जाए, वो रकम कितनी होगी। इसमें डायरेक्शन ये दिए गए हैं कि इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है डिसाइड करने का, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे पार्टीज का स्टेटस क्या है, उनकी रीजनेबल नीड्स क्या है, वाइफ की रीजनेबल नीड्स क्या है, बच्चे कितने हैं, एप्लीकेंट्स कितने हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं, उनकी रीजनेबल नीड्स क्या है, क्या वाइफ की कोई इंडिपेंडेंट इनकम है, और यदि इनकम है भी तो क्या वो सफिशिएंट है जो वो लाइफस्टाइल अपने पेरेंट्स के यहाँ मेंटेन कर रही थी उनको, क्या एप्लीकेंट एजुकेटेड है, क्या उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, क्या वो शादी से पहले जॉब कर रही थी, क्या वो शादी के बाद जॉब कर रही थी, क्या उसको अपनी जॉब अपनी फैमिली केयर की वजह से या फिर अपने बच्चों की वजह से या किसी एजेड पर्सन की केयर करने की वजह से उस जॉब को छोड़ना पड़ा है। उन लिटिगेशंस में कॉस्ट क्या आई है यदि वाइफ नॉन वर्किंग हो। तो ऐसे कई सिमिलर पॉइंट्स है जो कोर्ट ध्यान में रखेगी। दूसरी तरफ कोर्ट हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी, उसकी एक्चुअल इनकम क्या है, उसकी पर्सनल खर्चे, उसके खुद के खर्चे कितने हैं, उसका कोई फैमिली मेंबर जो उसके डिपेंडेंट है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही भरण पोषण की राशि को डिसाइड किया जाएगा। और दूसरे फैक्टर्स जो कोर्ट देखेगी उसमें वो ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट एंड द एज ऑफ द पार्टीज, उसका खुद का घर है या नहीं है, क्या वाइफ को हस्बैंड से घर लेने का अधिकार है, वाइफ की एक्चुअल इनकम क्या है, क्या वाइफ अर्न करती है कि नहीं करती है, माइनर चाइल्ड का मेंटेनेंस, क्या कोई शारीरिक कंडीशन है, कोई फिजिकल कंडीशन है, कोई शारीरिक परेशानी है, कोई बीमारी है, इन सब का कोर्ट ध्यान रखेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पावर होगा कि वो कितना मेंटेनेंस दे, उसको कैसे डिसाइड करे। अब चौथी गाइडलाइन है कि मेंटेनेंस कब दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन जिस दिन फाइल की जाती है उसी डेट से मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब लास्ट ये आता है कि आदेशों के प्रवर्तन के लिए किया जाए। इस गाइडलाइन में ये बताया गया कि यदि ऑर्डर हो गए हैं लेकिन हस्बैंड पे नहीं कर रहा है, कोर्ट के डायरेक्ट किए जाने के बाद भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। तो जो पार्टी है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है सेक्शन 20A हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 128 सीआरपीसी, सेक्शन 18 फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, ऑर्डर 21 रूल 94 सीपीसी, सेक्शन 20 सबसेक्शन 6 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इन सभी एक्ट्स के अंदर एप्लीकेशन मूव की जा सकती है इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। जब इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है तो इनका जो एप्लीकेशन का ऑर्डर आता है वो एक डिक्री होगा जिसे मनी डिक्री के जैसे ट्रीट किया जाएगा, जिसमें यदि पेमेंट नहीं किया जाता है तो आपको सिविल जेल भी हो सकती है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। So this is the guideline Supreme Court has given. Thanks for watching the video.